हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार प्रार्थना भारती जी। प्रार्थना भारती जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम इनसे जानेंगे, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। साथ ही साहित्य क्षेत्र में इनकी अभिरुचि कब से रही, आइए बात करते हैं प्रार्थना भारती जी से। प्रार्थना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रार्थना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस व्यवसाय से आप जुड़ी हैं? मेरा जन्म मुरादाबाद यूपी में हुआ जी। पिता वहीं सर्विस में थे, रेलवे में जी। माता मेरी प्रतापगढ़ यूपी से ही थी, पर जब अपना बंटवारा हुआ उस समय कुछ ऐसे पारिवारिक हालात बने कि उन्हें सांभर अपने जिया जी के पास आना पड़ा और तब से माँ राजस्थान में ही पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते अपनी नौकरी में भी रही। जी। मेरी शिक्षा यहीं हुई राजस्थान में, बचपन में 12, उसके बाद अंत तक। लेकिन पारिवारिक हालात जैसे कि मैंने बताया बहुत अच्छे नहीं थे। पिता बहुत बीमार हुए थे जी। तो कक्षा 10 के बाद मेरी पूरी एजुकेशन प्राइवेट हो गई जी। क्योंकि मुझे अपने पिता को संभालने मुरादाबाद रहना पड़ा और एजुकेशन मेरी राजस्थान से रही। जी। इसके बाद मैंने बीएड किया और 1983 से 86 तक एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने के बाद सन 1986 में मैंने अंग्रेज़ी वरिष्ठ अध्यापिका के रूप में बकानी जिला झालावाड़ में ज्वाइन किया। जी। और तब से लगातार शिक्षा जगत से जुड़ी रही। बाद में प्राध्यापक अंग्रेज़ी रही और उसके बाद में प्रिंसिपल के रूप में झालावाड़ जिले से मेरी सेवानिवृत्ति हुई सन 2018। जी। लगातार बालिका शिक्षा से इस कारण जुड़ी रही जी। और यही एक मूल कारण भी रहा कि मेरा रुझान साहित्य की ओर है। जी। जी। प्रार्थना जी, आपकी सरकारी अध्यापन के दौरान काफ़ी व्यस्तता रहती होगी। किस तरह आप अपना साहित्य लेखन उस समय करती थी? व्यस्तता रहती थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो आप साहित्य लेखन कह रहे हैं, ये प्रॉपर जैसे कि होता है कि कोई डायरी लिख लेना या ऐसा करना, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ वहाँ कहीं भी जो भी मन में आया, कभी किसी छात्रा को देखकर। और आपको एक बात बताना जरूर चाहूँगी, मेरी माँ स्वयं प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ी हुई थी, जहाँ छोटे छोटे 14 वर्ष के बाद और बड़ी 55 साल तक की उनसे शिक्षा पाती थी। तो वहाँ भी मैं नारी जगत को, उनकी वेदनाओं को, तकलीफ़ों को मैंने बहुत बचपन से ही गंभीरता से देखा। फिर अपनी एजुकेशन में मैंने लड़कियां देखी विभिन्न भिन्न परिस्थितियों से। सरकारी स्कूल में आप जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं, तो कहीं कहीं टुकड़ों में लिखती रही जी। लेकिन व्यवस्थित रूप से लेखन मेरी सेवानिवृत्ति के बाद ही। और कोई इंसिडेंट ऐसा था कि उस समय कोरोना काल था, अकेलापन ज़्यादा था, माँ को बिछोड़ा हुआ मेरा, तो वो एक ऐसा कारण बन गया कि मैं लगातार और शायद बहुत ज़्यादा लेखन से जुड़ गई। जी। प्रार्थना जी, किन किन साहित्यकारों का आपके लेखन में प्रभाव पड़ा? जी, यहाँ मैं कहूँ तो सबसे पहला प्रभाव तो मेरे ऊपर मेरी माँ का रहा जी। उन औरतों का जो उनके साथ जुड़ी हुई थी प्रौढ़ शिक्षा में। लेकिन एक किताब मेरे हाथ में आई फर्स्ट ईयर जब मैं कर रही थी, अमृता प्रीतम की बंद दरवाज़ा जी। कि दरवाज़ा औरत का नहीं होता। और वो एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मैं शुरू से अभी तक देखती ही चली आई हूँ। और आगे जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ती गई, बालिकाओं से जुड़ती गई, उनकी माँओं से जुड़ती गई, तो मुझे इस और अमृता ने बहुत ज़्यादा धकेला। उसके बाद मनु भंडारी, शिवानी, उषा प्रियमवदा, और फिर मेरे पति जो स्वयं साहित्य में बहुत दखल रखते थे, तो उनसे मिलने के बाद मेरा परिचय गुलजार जैसे शायरों से हुआ। हाड़ौती क्षेत्र में भी कई लोगों को जैसे मैं जानती रही, सुनती रही, जैसे जिसमें दुर्गादान सिंह जी गौड़ वैसा का विशेष है। तो इस तरह मैं साहित्य से जुड़ती गई। लेकिन हाँ, विशेष अगर मैं कहूँ तो उसमें अमृता प्रीतम और शिवानी का लेखन मुझे सबसे ज़्यादा भाया।
आपने कुछ पांडुलिपि तैयार की जो साहित्य प्रकाशन के रूप में सामने आई हो? मेरी तैयार हो रही है अभी जी। कई लोगों ने, जैसे आपने निर्मोही भाई साहब की बात जी, करी, स्नेहलता चड्ढा ने मुझे काफ़ी कहा है कि आप लोग लिखें। इसका एक लेट होने का मेन कारण ये है कि जहाँ तक मैं महसूस कर रही हूँ, कई पुस्तक विमोचन में भी जाते हो, पुस्तकें दी जाती हैं और उसके बाद बैग में रखने के बाद उन्हें खोला नहीं जाता। सच है। पढ़ने का लिखा बहुत ज़्यादा जा रहा है, फेसबुक भरी पड़ी है बहुत सारी जगह, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। और मैं मानती हूँ कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, ना हम समीक्षा कर सकते हैं, ना विवेचन कर सकते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? मैं मुख्य रूप से तो कविता और कहानियाँ मैंने लिखी हैं जी। उन कहानियों में मैंने हास्य भी लिखा, कई संस्मरण जो अपने ही जीवन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, वो भी मेरे द्वारा लिखे गए। जी। कोई रचना आपकी हो हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले दर्शक अगर ये देखें कि मैं जो अभी हूँ वो क्यों हूँ, या मैं क्या हूँ, मेरा परिचय क्या है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरा परिचय सबसे पहले जाके जुड़ता है मेरी माँ से जी, और मेरे पिता जो एक तरह से मेरे गुरु भी रहे। मैंने आपसे कहा मैं प्राइवेट रही जी। तो प्राइवेट किसने मुझे सजेस्ट किया इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए, तो वो मेरे पिता रहे जी। तो मेरे माता पिता का मेरे पूरे कैरियर में बहुत ज़्यादा साथ जाके जुड़ता है जी। तो मैं उन्हीं के लिए अपनी पहली कविता सुनाइए। आधा टुकड़ा माँ के प्यार का, आधा पापा के विश्वास का, मेरे जीवन का ये पौधा उनकी संचित आस का। माँ का प्यार जड़ों में मेरी, तन है पापा का विश्वास, यूं ही बढ़ते बढ़ते देखो मेरा जीवन बना यूं खास। कितनी टहनी कितनी डाली, कितनी कलियां कितने फूल, जाने कितनी मिली उपलब्धियां, जाने कितनी हुई हैं भूल। आज है मेरे जीवन में कितने दोस्त सबसे न्यारे, देखो मेरे संग संग में कितने रिश्ते प्यारे प्यारे। माँ का प्यार जड़ों में उगा है ये बनकर पौधा, बांट रहा सबको प्यार, पापा के विश्वास से मजबूत बना मेरा जीवन और प्यार बना उनका आधार। प्यार और विश्वास ही मेरे जीवन के पर्याय हैं, कमज़ोर का बनना सहारा ही मेरी समझ में न्याय है। मेरी खुशकिस्मती देखिए जोड़ा प्रभु ने शिक्षा से, जो सीखा था वही बांट दिया मैंने भी बड़ी निष्ठा से। शेष बचे जीवन में भी जो नेक काम कुछ कर जाऊं, अपने पापा की मैं अच्छी रानी बिटिया कह लूं। बहुत खूब। प्रार्थना जी, आप प्राचार्य भी रही जी, और बालिका शिक्षा भी, जब आप गाँव में जाती थी, बालिका शिक्षा के प्रति आपका क्या संदेश रहा था? बालिका शिक्षा की जब बात करें, हमारा भारत बहुत उन्नत हो रहा है, आगे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने जब एज प्रधानाचार्य झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया, उस गांव में मैंने जाकर देखा कि हमारा भारत तो आगे बढ़ा ही नहीं जी। वहाँ तो कुछ बदला ही नहीं। वहाँ के बच्चों ने, अगर आज मैं बात करूँ टीवी की या फ्रिज की, वो लड़कियाँ उसके बारे में जानती ही नहीं। मैं जब मोबाइल में कुछ दिखाती तो वो इतनी उत्सुकता से देखती थी। तो मेरा कहना ये है कि जब भी हम बात करें कि हम ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, एक बार गांव के भारत को जाकर ज़रूर देखें। गांव आज भी भारत के और मेनकर लड़कियों के लिए अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, और सेकेंडरी ही लिया जाता है उन्हें बेटे के नाम पे। बिल्कुल, कितना भी हम कह दें बेटा बेटी एक समान, नहीं होते बेटा बेटी एक समान। एक कविता मैंने लिखी जिसमें मैंने लिखा जी, बेटे को चोट लगी, उससे कहा संभल जाओ, हाथ पैर टूट गए तो नौकरी कैसे करोगे। बेटी भागी गिरी, उससे कहा हाथ पैर टूट जाएंगे तो कहीं शादी भी नहीं होगी जी। यानी हम बचपन से ही उसके मन में ये भावना भर देते हैं कि बेटे को कि तुझे तो नौकरी करनी है, और बेटी को कि तू तो पराई है, तुझे जाके दूसरे। और ये बदली नहीं, बिल्कुल शहरों में भी नहीं बदली है ये भावना, और ये भावना गांव में भी नहीं। बिल्कुल।
प्रार्थना जी, आपने जो आपकी विधा जिसमें लिखा, समाज को क्या संदेश दिया आपने उन कविताओं के माध्यम से? जी, एक पहले मैं आपको एक कविता मेरे मन के बहुत करीब है। बिल्कुल, सुनाइए आप। फौजी। बिल्कुल। घर लौटता फौजी, मन में उमंग लेकर, खुशियों के रंग लेकर, अनेकों तरंग लेकर, घर के दरवाजे पे माँ खड़ी है उछाह लिए, बच्चे अनेकों आस लिए, पिता गहरा विश्वास लिए, दरवाजे की आड़ में एक जोड़ा आतो राखें, तकती हैं राह एक नज़र भर उसे देख लेने को। बेटी ने मांगी थी गुड़िया, बेटे ने खिलौने, लेकिन वो लाया है बेटी के लिए पैलेट गन और बेटी के लिए फौजी पोशाक और टैंक। वो चाहता है ये सब आते उन्हें विरासत में देना, अपने बाद अपने बच्चों को भारत माँ को अर्पण करना। वो सुनाता है उन्हें कहानी अपनी लड़ी गई लड़ाइयों की, उसके शहीद हुए साथियों की, अनाथ हुए बच्चे और सूनी कलाइयों की। बच्चों के मन को मजबूत करता है अपनी शहादत के लिए, देश की इबादत के लिए, अपनी विरासत के लिए। प्रार्थना जी, आपने काव्य गोष्ठियों में भी भाग लिया जी। तो जब आपने पहली बार अपना काव्य पाठ किया तो कैसा आपको महसूस हुआ? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी लग रहा है। एक्चुअल में लिखना एक अलग बात होती है जी। और लिखना और उसके बाद में उसे पढ़ाना या पढ़ना जी जी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अपनी कक्षा में जब क्लास लेती थी तो रिजल्ट एकदम सामने बच्चे के चेहरे पे दिखते हैं कि उसे समझ में आया या नहीं आया। जी। यही चीज़ यहाँ भी होती है कि जब कोई कविता पढ़ रहे होते हैं तो उसके वाह वाह करना, जी जी, बहुत अच्छा कहना एक अलग बात होती है, लेकिन उस कहानी के मूल में पहुँचना, उसकी भावनाओं को समझना, ये। लेकिन मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं अच्छी साथिनों से, हमारा महिला काव्य मंच है उसमें बहुत अच्छे लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जी। तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पहले ये ज़रूर लगता था कि मैं शायद इनके समक्ष बोल पाऊँगी या नहीं, या मैं इनके सामने कुछ हूँ भी या नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया। विशेष करके इसमें मैं स्नेहलता चड्ढा का नाम जी विशेष रूप से लेना चाहूँगी, जो मुझे लगातार, स्नेह जी हैं, रीता गुप्ता हैं, ये लोग मुझे लगातार, जैसे मैं घर में घुसने वाली ज़्यादा हूँ तो मुझे निकाल कर खींच कर जी जी लेके जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना जी, हाड़ौती में जो महिला काव्य मंच है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस महिला काव्य मंच में कितनी महिलाएं मतलब शरीक होती हैं? जी, एक्चुअल में हमारा तो ग्रुप बहुत बड़ा चला गया, सब ने कहा हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे जी। लेकिन महिलाओं को आप जानते हैं तो हम कभी 20 हो जाते हैं जी, इससे ज़्यादा हमारी संख्या बढ़ी नहीं जी जी। निकाल के, लेकिन वही है कि कभी कोई कहता है कोई घर में फंक्शन है या कुछ है, ऑनलाइन हम लोग अच्छी खासी संख्या अपनी जोड़ लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग करीब 20 के करीब जुड़ जाते हैं। इसके अलावा हमारा राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय भी होता है जी। पूरे राष्ट्र की कविता लेखिकाएं जो हैं महिला वो जुड़ती हैं जी, तो उसमें हमारी संख्या अच्छी खासी रहती है। प्रार्थना जी, आप राजस्थान में निवास करती है, आपने अन्य प्रांतों में भी आपका रहना रहा, तो राजस्थानी भाषा में भी कुछ लिखा या हिंदी में ही आप अपना सृजन कर रहे हैं? करी थी जी, उसकी शायद मुझे बस 2 लाइनें जी आप, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि राजस्थानी मेरी मूल भाषा नहीं है। बिल्कुल, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, मेरे पति रहे उसमें, उन्होंने लिखा है जी जी, वो साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी से भी जुड़े रहे किसी समय तक। फिर मैं उनसे पूछती हूँ मूल शब्द, जैसे अभी बीच में हमारी बात है कि बधाई शब्द का हाड़ौती में मूल बताइए। फिर उन्होंने थोड़ी देर ढूंढ के कहा कि नहीं, बधाई तो बधाई ही होता है, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं। तो मैंने एक गीत लिखा, आओ जी आओ गीत गावा, गीत और ई बखत ओ लुगाया का गीता को काई बखत, गीता को और रोबा को और गीता को काई बखत, जद मन पड़े जब गालिया, जद मन पड़े जद रो लिया,
पीसता गा लिया, पानी भरता गा लिया, रोटी पोता गा लिया, नेहर की याद आवे तो रो लिया, और फिर कोई कोई दीख जावे तो गीत गा लिया। ये शुरुआत उसकी। प्रार्थना जी, वैसे हाड़ौती में माइड भाषा अलग, मालवी भाषा अलग है, सब में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इसमें एक मिलावट वाली भाषा, क्योंकि हर थोड़ी दूरी पे शब्द बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आप प्रार्थना जी, आपका क्या मानना है, आप अपना साहित्य अनवरत जारी रखेंगी? मैं इसको जारी रखूँगी। इसको जारी रखने से एक चीज़ जो मुझे मिलती है कि अगर हमारा कोई भी साथी नहीं है तो पुस्तक हमारी बहुत बड़ी साथिन बन जाती है, और वहीं जो कुछ मन में आया वो सारा का सारा कविता में उड़ेल दिया। जी जी। और मन हल्का करके फिर अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। प्रार्थना जी, आप राज्य के सेवा में रही लंबे समय तक जी। उसके बाद जब रिटायरमेंट का समय आता है तो उस समय साहित्य लेखन अच्छा लगता है या मतलब एक रुकावट पैदा करता है? नहीं, उसी समय साहित्य लेखन सबसे, और मैंने तो कहा ना कि 2018 में जब मेरी सेवानिवृत्ति हुई और ठीक उसके बाद में कोरोना काल आया, तो मेरे लिए तो ये एक उपलब्धि रही कि मैं लिखती थी तो मेरा जब मन करता, जब मन भरता जी, मैं पूरा का पूरा वो अपने लेखन में डाल देती थी जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सेवा काल में हम इतना नहीं कर पाते, बात चीज़ें और चीज़ें, और फिर अभी आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जिम्मेदारियां वैसे कहते यही है कि शिक्षक की नौकरी में क्या है, 5 घंटे की नौकरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिक्षक की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन जाने कितनी स्टूडेंट से अपनी आज भी जुड़ी हुई हूँ। कहीं भी उनको परेशानी होती है, कुछ भी, और हमारे पास FB वगैरह जो आ गया उससे ढूंढ के, मैडम हम आपको जानते हैं, आपने तब हमें पढ़ाया था जी। तो बहुत अच्छा रहा। सेवानिवृत्ति के बाद में लेखन अगर नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करती हूँ, अकेलेपन का सदुपयोग मैं कैसे कर पाती। जी जी। प्रार्थना जी, जाते जाते कोई काव्य रचना आपकी और सुना जाए? हाँ, हमने कृष्ण राधा की होली बहुत गीत बहुत, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और होली दोनों एक दूसरे से विपरीत दिखाई देते हैं। मैंने लिखा, राम ने खेली होगी होली क्या, कभी जानकी के संग, सिया की चुनर भीगी होगी क्या, कभी राघव संग खेले रंगों के रंग, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कभी मर्यादा के बाहर आए होंगे, क्या कभी सिया ने संग पिया के फागुन के गीत गाए होंगे, सीता की बहनों ने जब राघव को रंग लगाया होगा, राघव ने क्या जीजा बनकर उनके गालों को सजाया होगा, छेड़खानी करी होगी क्या कभी उन्हें सताया होगा, या होली का शगुन देने को भी सेवकों को ही बुलवाया होगा, एकांत में तनिक सा गुलाल जानकी से अपने चरणों पर डलवाया होगा, चुटकी भर रंग स्वयं ने सिया की मांग के बीच छुपाया होगा, टूट न जाए सीमा मर्यादा राघव की, तो चरणों में लगा वो तनिक गुलाल भी अपने कक्ष में बाहर जाने से पहले ही हटाया होगा। बहुत मर्यादाओं में बंधी सिया बस मर्यादा ही सीखी थी, इसलिए अमर्यादित रावण की बेशर्मी न चीन्ही थी, कभी न खेली होली फिर सिया ने, ना रहा उनका ये क्षणिक हास भी, सिया का वनवास ना हुआ खत्म कभी, ना खेला रघुवर संग फाग कभी। वाह, बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ प्रार्थना भारती जी, प्रधानाचार्य रही हैं। इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य सृजन इनका अनवरत जारी है और इनका मानना है कि मैं अनवरत साहित्य लिखती रहूँगी और समाज को कुछ देती रहूँगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत आपका भी स्वागत है कि आपने मुझे समय दिया।